सुनिएगा ध्यान से। डिबेंचर्स कंपनी के लिए बोरोइंग्स होती हैं, और बोरोइंग का मतलब होता है उधार। तो जब हम उधार का पैसा रेज करते हैं, यानी हम जब उधार लेते हैं, तो उधार में लिया गया पैसा हमें क्या करना होगा? रीपे भी करना होगा। सेम डिबेंचर भी आपके लिए बोरोइंग्स हैं। तो जब आपने डिबेंचर इशू किए होंगे, तो उस समय आपने डिबेंचर को एज अ डिबेंचर को आपने जब इशू करा होगा, तो आपने डिबेंचर को एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज करा होगा कि भाई पैसा चाहिए तो डिबेंचर इशू कर दो। तो आपकी मैनेजमेंट ने, कंपनी की मैनेजमेंट ने जब डिबेंचर इशू करने का फैसला लिया, इसका मतलब उन्होंने फैसला ये लिया कि वो क्या करने जा रहे हैं? बोरिंग्स करने जा रहे हैं, उधार लेने जा रहे हैं। और जब उधार लेंगे तो उधार रीपे भी करना पड़ेगा। तो जब डिबेंचर इशू होते हैं, तो उस समय हमारे पास उधार का पैसा आता है, और जब हम डिबेंचर की रीपेमेंट करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन, REDEMPTION। तो रिडम्पशन मींस मेकिंग रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर्स। इसलिए डिबेंचर के चैप्टर के अंदर दो स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप होता है इशू ऑफ डिबेंचर्स, एक स्टेप होता है इशू ऑफ डिबेंचर्स, और दूसरा स्टेप होता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। एक इशू ऑफ डिबेंचर्स और एक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की जर्नल एंट्रीज नहीं करनी है, क्योंकि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपके सिलेबस में नहीं है। फिर आप बोलोगे सर आज हमें आप रिडम्पशन के बारे में क्यों बता रहे हैं? मैं बताता हूं मैं क्यों बता रहा हूं। यही हमारा टॉपिक है। टॉपिक का नाम मैंने लिखा नहीं है, भी लिखूंगा मैं समझाने के बाद। जब आपने डिबेंचर इशू करे, तो आपने डिबेंचर रिडीम भी करने होते हैं। जब डिबेंचर इशू होते हैं और जब वही डिबेंचर की रिडम्पशन होती है, तो डिबेंचर की इशू और रिडम्पशन के बीच में, डिबेंचर के इशू और डिबेंचर के रिडम्पशन के बीच में 4 या 5 या 6 या 8 नंबर ऑफ ईयर्स का गैप होता है। क्योंकि जब आप बोरिंग करेंगे, तो ये फाइनेंस का सोर्स लॉन्ग टर्म है, या आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लिया है पब्लिक से, तो आप इनका पैसा 4 5 6 साल बाद वापस करेंगे। जो कंपनी तय करेगी कि भी हमने डिबेंचर 5 साल के लिए इशू करे हैं, 6 साल के लिए इशू करे हैं, 8 साल के लिए इशू करे हैं, तो यहाँ पर कंपनी डिबेंचर की रिडम्पशन 5 7 साल बाद करती है। अब बात को ध्यान से सुनेंगे, यानी आपने आज उधार ले लिया, तो आपको 5 6 साल बाद वापस करना है। जब आप डिबेंचर इशू करते हैं, सुनेंगे ध्यान से, जब आप डिबेंचर इशू करते हैं, तो आप डिबेंचर एट पार पे इशू करते हैं, या डिबेंचर आप एट प्रीमियम पे इशू करते हैं, या डिबेंचर आप एट डिस्काउंट पे इशू करते हैं। डिबेंचर एट पार पे इशू करते हैं, एट प्रीमियम पे इशू करते हैं, या एट डिस्काउंट पे इशू करते हैं। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? प्लीज सुनेंगे ध्यान से। अब अगर आपके डिबेंचर की फेस वैल्यू है
100 रुपए की सपोज। अगर आपने पार इशू करा तो आपने डिबेंचर को एट फेस वैल्यू पे इशू करा होगा, 100 रुपए लिए होंगे। अगर आपने डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करा तो 100 रुपए के साथ आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जोड़ दिया होगा, और अगर आपका प्रीमियम 10% है तो 100 रुपए का 10% जोड़ करके 110 रुपए आपने डिबेंचर इशू करके रिसीव करे होंगे। और अगर आपने डिस्काउंट पे इशू करा है तो आपके डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, आपने 10 रुपए का इसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया तो आपने यहाँ पर डिबेंचर के 90 रुपए लिए होंगे। अब आप 100 रुपए लो, 110 रुपए लो, 90 रुपए लो, ये कंपनी की अपनी डिस्क्रिप्शन यानी इच्छा होती है, यानी कंपनी का अपना खुद का फैसला होता है कि हम पार पे डिबेंचर बेचने में सक्सेसफुल हो पाएंगे या प्रीमियम पे बेच पाएंगे या डिस्काउंट पे बेच पाएंगे, ये कंपनी अपने आप तय कर लेती है और अकॉर्डिंगली इशू के समय कंपनी इतना पैसा लेकर रख लेती है। दोबारा बोलूं, अब आपने जब ये पैसा इशू के समय ले लिया तो 5 साल बाद आपको इस पैसे की क्या करनी है, रिडम्पशन वापसी भी करनी है। दोबारा बोलूं तो आप डिबेंचर होल्डर को इन डिबेंचर की रिडम्पशन के बारे में कहते हैं कि हम आपको 5 साल बाद 10 साल बाद आपका पैसा लौटाएंगे। आप एक जनरल लाइफ एग्जांपल सोचिए कि जब आप किसी से उधार लेने जाते हो तो उधार देने वाला सबसे पहले क्या पूछता है कि ये पैसे मुझे वापस कब करोगे। तो कंपनी ने जब डिबेंचर इशू करे होंगे तो पब्लिक को कंपनी को बताना पड़ेगा कि हम आपके पैसे उधार का पैसा कितने साल बाद वापस करेंगे। इसलिए इशू की टाइम में ही हमें पता होता है कि डिबेंचर 4, 5, 6, 7 कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हम इशू कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए उधार करें, हमें शुरू में ही पता होता है। दोबारा बोलूं, ये तो यानी डिबेंचर होल्डर को भी ये पता होता है कि मुझे मेरा पैसा कंपनी से कितने साल बाद वापस मिल जाएगा। तो कंपनी को भी पता होता है और पब्लिक को भी पता होता है जिन डिबेंचर्स खरीदे हैं डिबेंचर होल्डर्स को। कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी तभी डिबेंचर होल्डर को बता देती है कि हम आपका इतने साल बाद ये पैसा वापस देंगे। अब जब कंपनी पैसा वापस देगी तो प्रश्न ये उठता है कंपनी पैसा वापस कितना देगी। मैं पर डिबेंचर की बात कर रहा हूं, प्रति डिबेंचर कंपनी कितना पैसा वापस देगी। क्या कंपनी ने अगर डिबेंचर इशू पार पे करे थे तो क्या कंपनी वापसी पे भी 100 रुपए दे, या अगर कंपनी ने डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करे थे 110 पे तो क्या कंपनी वापसी पे 110 रुपए दे, या कंपनी ने डिबेंचर 90 पे इशू करे तो कंपनी वापसी पे 90 रुपए दे। ये कैसे तय करेंगे। तो कुल मिलाकर के कंपनी ने डिबेंचर पार पे इशू करे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, इससे वापसी का कोई लेना देना नहीं है। यानी अगर आप डिबेंचर होल्डर है और कंपनी ने आपको डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करे 110 पर, तो आप कंपनी को ये नहीं कह सकते कि भैया 5 साल बाद 10 साल बाद हमारे को आप 110 रुपए वापिस दोगे। कंपनी बोलेगी मेरा दिमाग खराब है, अगर मैंने तेरे को 110 ही वापिस देने होते तो मैं 10 लेते क्यों तेरे से, 100 ही ले लेता। तो 10 रुपए जो कंपनी इशू पे लेती है ना, वो कंपनी अपना एडवांटेज यानी अपनी गुडविल को देखते हुए प्रीमियम ले लेती है और मजबूरी पे देखते हुए डिस्काउंट दे देती है। यानी वापसी इन पैसों पे नहीं होती, यानी कंपनी ने 100 रुपए लिए, 110 लिए, 90 लिए, ये तो इशू पे ले लिए कंपनी ने अपने फैसले के अनुसार। वापसी कितने होंगे, वापसी कितने होंगे उसका इस डिसीजन से कोई लिंक नहीं है। वापसी कैसे होते हैं पैसे, कंपनी डिबेंचर होल्डर को पहले ही बता देती है कि हम आपका पैसा जब वापस करेंगे तो हम आपको डिबेंचर की रीपेमेंट पार वैल्यू पे करेंगे। पार वैल्यू मतलब 100 रुपए का डिबेंचर है, हम आपको वापसी पे 100 रुपए ही देंगे। इशू पे मत जाओ, वो कह रहे हैं इशू, वो अगर वो डिबेंचर बोलते हैं सर मैंने तो आपसे डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करे थे, आप हमें 100 क्या वापस दे रहे हो, हम उसको क्या आंसर देंगे, भाई वो इशू की कंडीशन थी, रिडम्पशन की कंडीशन नहीं है। रिडम्पशन की कंडीशन तो हम आपको बता रहे हैं आज ही कि हम रिडम्पशन के टाइम पर आपको 110 नहीं देंगे, कितने देंगे, 100 रुपए ही देंगे। दोबारा बोलूं, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपने डिबेंचर पार पे इशू करे थे तो उनकी रीपेमेंट क्या किस पे करोगे आप, बोलो, पार पे करोगे। या डिबेंचर आपने प्रीमियम पे इशू कर दिया, उसकी रीपेमेंट किस पे करोगे, पार पे। और अगर आपने डिस्काउंट पे इशू करे होंगे तो उसकी रिडम्पशन किस पे करेंगे, पार पे। यानी पार पे इशू करो, प्रीमियम पे, डिस्काउंट से कोई लेना देना रिडम्पशन का नहीं है। रिडम्पशन पे आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे, ये कहने का मतलब है मेरा।
और जब रिडम्पशन पे आप 100 रुपए देते हो तो उसको हम कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बोर्ड पे देख करके पढ़िए स्क्रीन पर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट पार कहते हैं उसको हम लोग। दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं। अब कंपनी कई बार अपनी ऑफर को ज्यादा ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए क्या कह देती है कि यार जब हम आपको 5 साल बाद पैसा वापस देंगे ना, तो हम आपको वापसी पे भी प्रीमियम देंगे। यानी कंपनी कमिट कर देती है कि हम आपको पैसे की रिडम्पशन करते हुए भी प्रीमियम देंगे। जैसे कंपनी ने कह दिया कि हम आपको रिडम्पशन पे 5% का प्रीमियम दे देंगे, यानी डिबेंचर होल्डर को खुश करने के लिए कह दिया कि जब तेरे पैसे वापस होंगे ना, तो 100 रुपए का डिबेंचर, उसका 5% 5 रुपए है, तो हम 5 रुपए तेरे को एक्स्ट्रा पे करेंगे। यानी हम तेरे को 100 रुपए तो देंगे ही देंगे, 100 रुपए के अलावा 5 रुपए और देंगे, यानी हम तेरे को टोटल कितने रुपए वापस करेंगे, 105। जब कंपनी रिडम्पशन पे एक्स्ट्रा पैसा देने की बात करती है तो उसको कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। क्या कहते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। अब आप बोलोगे सर आपने थोड़ी देर बात पहले नहीं कही थी। क्या नहीं कही थी, सारी बातें एक साथ कैसे बताऊंगा, दोबारा बोलो नहीं। यानी जो डिबेंचर आपने, आप इशू किसी पे भी करो, आप वापसी या तो पार पे करोगे या किस पे करोगे, प्रीमियम पे करोगे। दोबारा बोलो। अब बच्चे ने पूछा सर क्या रिडम्पशन एट डिस्काउंट नहीं हो सकती, मतलब हम डिबेंचर होल्डर को बोलें कि भाई 100 रुपए में से 5 रुपए लेस करके वापसी पे तेरे को 95 रुपए दिए जाएंगे। तो ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, कि नोबडी इज गोइंग टू रेडी टू टेक 95। वो बोलेगा यार जब डिबेंचर 100 रुपए का है तो मैं तुमसे 95 रुपीज क्यों वापस लूं। इससे रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे पॉसिबल नहीं होती है। तो डिबेंचर आर नॉट रिडीमेबल एट डिस्काउंट, दे आर ओनली रिडीमेबल ईदर एट पार और एट प्रीमियम। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो ये लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो डिबेंचर आपने पार पे इशू करे थे उनकी रिडम्पशन प्रीमियम पे हो सकती है, जो डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करे थे उनकी रिडम्पशन प्रीमियम पे हो सकती है, जो डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करे थे उनकी रिडम्पशन किस पे हो सकती है, प्रीमियम पे। कुल मिलाकर फिर क्या बात हुई, यानी जो डिबेंचर आपने इशू करे हैं पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, उनकी रिडम्पशन या तो कंपनी एट पार पे करती है या उनकी रिडम्पशन पे कंपनी क्या दे देती है, प्रीमियम दे देती है। दोबारा बोलो ये लाइन, ये रट लो, बस रटना है इसको, समझना तो भी होगा शुरू। करना क्या हो तो भी बताएंगे, भी तो सिर्फ केस बता रहे हैं कि रिडम्पशन होती क्या चीज है। दोबारा बोलो ही नहीं, दोबारा बोलो ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया इशू ऑफ डिबेंचर्स considering the terms and conditions of redemption of debentures, issue of debentures considering the term of redemption। मतलब हमें क्या करना है इस टॉपिक के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हमें इस टॉपिक के अंदर हमें इशू ऑफ डिबेंचर की ही एंट्रीज करनी है। कंसीडरिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान में रखना। लेकिन इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री करते हुए क्या ध्यान में रखना है कि रिडम्पशन किस कंडीशन पे होनी है, मतलब कि रिडम्पशन पार पे करनी है या रिडम्पशन प्रीमियम पे करनी है, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। हमारा थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का।
है तो ये फोर्थ, पर मैं इसको थर्ड नंबर पे करा रहा हूं। तो क्या केसेस बने यार, क्या केसेस बनेंगे? डिवेंचर जब आप इश्यू करो तो क्या केस बनेगा आपका? पहला केस बनेगा इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। सेकंड केस क्या बनेगा? डिवेंचर्स इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। केस नंबर 3 क्या बनेगा? इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। केस नंबर 4 क्या बनेगा? इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। केस नंबर 5 क्या बनेगा? इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। issued at discount, redeemable at premium। इसका मतलब 3 केस किसके हैं? रिडम्पशन एट पार के हैं। और 3 केस किसके हैं? रिडम्पशन एट प्रीमियम के हैं। इसका मतलब इशू ऑफ डिबेंचर के चैप्टर में हम जब जर्नल एंट्री करेंगे तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ये वाला पार्ट करा था। कौन सा वाला पार्ट? इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट। पर हमने उस समय क्या नहीं जोड़ा था? ये नहीं जोड़ा था कि रिडम्पशन पार पे होनी है या प्रीमियम पे। यानी हम ये वाला हिस्सा तो कर चुके हैं पहले पहले टॉपिक के अंदर ही। अब हमें ये देखना है कि उस टॉपिक के अंदर रिडम्पशन की कंडीशन जोड़ने से क्या एंट्रीज में बदलाव आएगा। दोबारा बोलूं, इस बार टॉपिक नंबर 1 ही चलेगा, पर उसके अंदर हमें ये इफेक्ट डालना है कि अगर रिडम्पशन होती है तो रिडम्पशन का इशू वाले एंट्री पे क्या प्रभाव आता है। इसी को टॉपिक को कहते हैं इशू ऑफ डिवेंचर कंसीडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। टॉपिक का मीनिंग समझ आ गया क्या है आप लोगों को? एंट्रीज तो मैं करना बताऊंगा आपको दोबारा से अभी, पर मीनिंग बता रहे हैं कि डिवेंचर पार पे इशू होते हैं, प्रीमियम पे इशू होते हैं या डिस्काउंट पे। ये लिखा है देखो, इशूड एट पार है, इशूड एट प्रीमियम है, इशूड एट डिस्काउंट है। और जब उनकी रिडम्पशन होगी तो किस पे होगी? पार पे या प्रीमियम पे, पार पे या प्रीमियम पे, पार पे या प्रीमियम पे। एक लाइन दोबारा रिपीट करो, रिडम्पशन की एंट्री नहीं सीखनी है आपको, आपको इशू की ही एंट्री करनी है। और इशू की एंट्री में पार, प्रीमियम, डिस्काउंट दिखाना हमने सीखा है। उसके अलावा रिडम्पशन का क्या इफेक्ट आएगा इशू की एंट्री में, ये टॉपिक है हमारा। अब वो मैं सब समझाने जा रहा हूं कि टॉपिक किस बारे में है और अब करना क्या है हमारे को आगे इसमें। प्लीज सुनेंगे ध्यान से। मेरा आपसे क्वेश्चन एक छोटा सा, प्लीज सारे बच्चे इन्वॉल्व होकर आंसर देंगे। पेन का कलर में चेंज कर रहा हूं, ब्लैक कर रहा हूं। अगर हम डिबेंचर की रिडम्पशन, आपने पार, प्रीमियम, डिस्काउंट ले लिया, वो छुट्टी हो गई, अब रिडम्पशन की बात हो रही है, पैसा वापस देना है। अगर आपकी कंपनी को ये बात पता हो कि मेरी रिडम्पशन पार पे करनी है, पार मतलब अगर 100 रुपए का डिबेंचर है तो हमें वापसी पे 100 रुपए ही देने हैं। अगर कंपनी को 100 रुपए ही वापस देने हो डिबेंचर की फेस वैल्यू के बराबर, तो आपको लगता है कंपनी को कोई नुकसान होगा वापसी करने से? डू एनी लॉसेज इन्वॉल्व while redeeming the debentures or while making the redemption of debentures? मैं आपको बोलूं यार, मैंने आपसे 100 रुपए लिए और मतलब मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने वंशिका से 100 रुपए ले लिए। मैंने कहा वंशिका 5 दिन बाद मैं तेरे को पैसे 100 रुपए वापस दे दूंगा। 100 लिए, 100 वापस दे दिए, मुझे कोई नुकसान हुआ पैसे लेने से? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। ऐसी कंपनी जब डिबेंचर का पैसा किस पे लौटाती है?
पार पे फेस वैल्यू पे, तो कंपनी को कोई नुकसान ही नहीं है। वो तो इशू का डिस्काउंट है ना। वो देखिए मैंने पहले कहा था आपसे कि आप इशू प्रीमियम पे करो या इशू डिस्काउंट पे करो, ये तो इशू का डिस्काउंट है, इशू का प्रीमियम है। रिडम्पशन की बात कर रहे हैं, मैंने स्पेशली हाईलाइट करके रिडम्पशन के समय देखो आप ये कह रही हैं कि सर इशू प्रीमियम पे करा था, इशू डिस्काउंट पे कहा इन्होंने, पर मैं इनको पूरी बात बता रहा हूं। अगर आपने इशू प्रीमियम पे करा था तो आपको इशू पे प्रॉफिट हुआ था, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डाल दिया आपने। इशू पे डिस्काउंट दिया आपने 10 रुपए का, 90 पे इशू करा, 10 रुपए का मुझे डिस्काउंट के नाम से लॉस हुआ, मैंने डिस्काउंट में डेबिट कर दिया 10 रुपया। ये तो इशू का लॉस है। मेरा प्रश्न इशू के लॉस का नहीं है, मेरा प्रश्न है कि जब डिबेंचर की क्या होगी, रिडम्पशन होगी। अगर कंपनी अब पैसा वापस देने की बात करें, वापसी पे लॉस है नहीं है, ये पूछ रहे हैं आपसे। अब अगर डिबेंचर की रिडम्पशन पार पे होती है तो क्या कंपनी को लॉस है? कंपनी को लॉस ही नहीं है। क्यों? 100 रुपए तो वापस देने, एक्स्ट्रा तो नहीं देने, तो लॉस नहीं है। लेकिन अगर कंपनी ने पब्लिक को इन 3 जगह पे कमिटमेंट कर दी हो, यानी जब भी क्या कमिटमेंट करी हो कि हम आपको रिडम्पशन पे क्या देने वाले हैं, एक्स्ट्रा मनी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन देने वाले हैं, तो इन तीनों केस में, इन तीनों केस में जब जब आप क्या दोगे, रिडम्पशन पे प्रीमियम, तो इन तीनों केस में कंपनी को क्या होगा भाई, लॉस। क्यों लॉस होगा? अरे भैया मैं एक्स्ट्रा मनी पे करने जा रहा हूं, तो एक्स्ट्रा मनी पे करने से तो कंपनी को लॉस ही होगा। दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं, अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, आंसर देना है सब बच्चों ने जो एटलीस्ट प्रेजेंट है भी क्लास में। एक क्वेश्चन है, डिबेंचर कितने साल बाद रिडीम होते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी ने कितने साल के लिए डिबेंचर इशू किए हुए हैं, तो इस पर डिपेंड करेगा ना कंपनी कितने साल बाद रिडम्पशन करेगी। दोबारा बोलो, मान लेते हैं हम 20 का साल पकड़ लेते हैं, 5 साल बाद कंपनी रिडम्पशन करनी है, 5 साल बाद कंपनी बोरिंग का पैसा वापस देना है, 5 साल बाद कंपनी का हम रिडम्पशन करेंगे पार पे या प्रीमियम पे, कोई ना कोई कमिटमेंट तो करी होगी। यानी ये तो बताना जरूरी होगा ना कि रिडम्पशन पार पे होगी, या ये तो बताना होगा। आप मुझे ये आंसर दो कि कंपनी ने ये पब्लिक को कब बता दिया होगा, या बताया भी होगा या नहीं बताया होगा कि हम रिडम्पशन पार पे करेंगे या प्रीमियम पे करेंगे, ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। क्या कंपनी ने इशू के टाइम पर ही पब्लिक को बता दिया होगा कि हम आपको रिडम्पशन पे प्रीमियम देने वाले हैं? दो जवाब दो यार। मान लो मैं वंशिका से 100 रुपए लेता हूं, और वंशिका को मैंने आज ही बता दिया, इशू के टाइम पर ही, पैसे लेने के टाइम पर ही मैंने वंशिका को बता दिया कि वंशिका मैं तेरे को 5 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा वापसी पे, मैं 5 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। तो वंशिका को मुझे पहले बताना पड़ेगा ना कि मैं तुझे 5 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। यानी कंपनी इशू की दिन पर ही बता देती है कि हम आपको 5 साल बाद पार वैल्यू लौटाएंगे, या यानी ये 5 रुपए का जो कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है, कंपनी का क्या है, इस लॉस का कंपनी को कब पता लग जाता है? इस लॉस का कंपनी को इशू के दिन पर ही पता लग चुका होता है कि हमें 5 साल बाद 5 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। तो कंपनी को 5 साल पहले ये बात बता दी कि हमें 5 रुपए क्या देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है। अब अकाउंट्स क्या कहता है आपको? अकाउंट्स का एक प्रिंसिपल है जो कहता है कि अगर फ्यूचर में लॉसेस एक्सपेक्टेड है, यानी इफ देयर इज एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर लॉसेस, तो हमें फ्यूचर लॉसेस के लिए क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन है अब मेरा आपसे। यहां अकाउंट्स लगती है प्रॉपर। कंपनी अकाउंट बहुत बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा भरपूर ऑफ नॉलेज है।
जब आपको रीजन पता हो लॉस का और वो लॉस असर्टेन्ड हो तो क्या बनाते हैं, प्रोविजन। रिजर्व अनफोर्सीन लॉसेस के लिए बनाया जाता है, लेकिन जहां पर सब्सटेंशियल एक्यूरेसी हो, सब्सटेंशियल एक्यूरेसी मतलब आपको बिल्कुल श्योर हो कि ये लॉस इतने रुपए का होना है, नियर टू एक्यूरेसी हो, तो क्या बनाते हैं, प्रोविजन। तभी तो प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाया जाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया जाता है, प्रोविजन फॉर रिपेयर रिन्यूअल बनाए जाते हैं। ऐसे ही इस रिडम्पशन पे होने वाले लॉस के लिए भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ये प्रोविजन का नाम होगा, एक बार स्क्रीन पे देखेंगे सारे बच्चे, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम। डिबेंचर के रिडम्पशन पे दिया जाने वाला प्रीमियम, तो शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका डीआरपी, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम। तो कंपनी को एक प्रोविजन बनाना होगा डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम के नाम से। अब मेरे एग्जांपल में कितना प्रीमियम है, 5 रुपए का। मान लो मेरी कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू करे थे, तो वापसी भी कितने करने होंगे, 10,000 डिबेंचर इशू करे 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद कितने डिबेंचर लौटाओगे, 10,000 10,000 ही तो लौटाओगे, लेकिन पर डिबेंचर कितने रुपए एक्स्ट्रा दोगे आप, 5। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको, 50,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो 50,000 का आप क्या बना लो, प्रोविजन। यानी प्रोविजन बनाने का फॉर्मूला क्या हुआ, जितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं उनको किससे मल्टीप्लाई कर दो, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम पर डिबेंचर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता लग जाएगा आपको कितना प्रीमियम देना है और कितने का प्रोविजन बनाना है। दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं, रणबीर समझ आ रही बात, यस सर आ रही है। ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, या कहीं और है, सर वो दे रहा था ध्यान, वो अनम्यूट नहीं हो रहा था। तो ये प्रोविजन है आपका। ये प्रोविजन यूज कब करोगे आप, 5 साल पहले या 5 साल बाद, बनाओगे कब, 5 साल पहले। दोबारा बोलूं, तो सिर्फ क्या करना है, ये जो आपने इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट की एंट्री सीखी थी ना चैप्टर के शुरू में, सीखी थी। उसमें पहली एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन होती है, सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर, दूसरी वाली एंट्री, जिस दूसरी एंट्री में हम डिस्काउंट या प्रीमियम को दिखा देना, उसी दूसरी एंट्री में क्या खोल देना आप, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट ऐड करना है आपको उस इशू की एंट्री में। यानी पूरे टॉपिक का रिजल्ट ये है कि इशू की एंट्री करो, और अगर रिडम्पशन पार पे है तब तो उस इशू की एंट्री में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, वो नॉर्मली करनी जो सीखी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्या लिखा आ गया कि ये डिबेंचर रिडीमेबल किस पर है, प्रीमियम पर है, तो एक प्रोविजन अकाउंट ऐड करना होगा इशू की एंट्री में, बस दिस इज द टॉपिक। अभी तक हम केवल इशू की एंट्री डाल रहे थे, पार प्रीमियम डिस्काउंट की, वो वैसी डलेंगी, पर एक अकाउंट अब नया ऐड हो जाएगा जिसका नाम क्या होगा, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम। दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं, पक्का, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करेंगे, थियोरेटिकली काम खत्म हो गया, प्रिंसिपल का नाम रह गया कि कौन सा प्रिंसिपल ये कहता है। आप बता सकते हैं प्रोविजन एंड रिजर्व्स का चैप्टर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है अकाउंटिंग के, सीयूईटी का क्वेश्चन है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर प्रूडेंस एंड कॉल्ड एज कंजर्वेटिज्म। इसकी लाइन होती है, मीनिंग होती लाइन में, कंसीडर ऑल prospective losses but not gains। जितने भी प्रोस्पेक्टिव लॉसेज हैं उनको कंसीडर कीजिए, पर गेन्स को कंसीडर नहीं करना है। कंसीडर ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेज बट नॉट गेन्स, ये रूल है। तो कंसीडर ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेज, तो लॉसेज की वजह से हम लोग क्या बनाते हैं भाई, प्रोविजन। ये हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। ये अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। 3 सेट में क्वेश्चंस होंगे,
इशूड एट पार, रिडीमल एट पार, इशूड एट पार, रिडीमल एट प्रीमियम, ये एक सेट हो गया। फिर इशूड एट प्रीमियम, रिडीमल एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमल एट प्रीमियम, दो सेकंड सेट। क्योंकि जो आपने प्रीमियम पे इशू करा वो या तो रिडीम प्रीमियम पे होगा या किस पे होगा, पार पे। तो और एक के साथ दो केस लग रहे हैं, यानी पार के दो केस, प्रीमियम के दो केस और डिस्काउंट के इशू के दो केस। अब हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। प्लीज 100% नोट नहीं करना, कुछ भी नोट नहीं करना, यहां ध्यान देना है क्वेश्चन में। नोट्स करने के लिए तो मैं आपको क्या पिछली बार भी कहा था, कंसिडरेशन एंड गेस्ट के नोट्स बना के लेना। एक भी बच्चे ने नहीं कहा कि मैं कॉपी में नोट्स लिख के ले आया हूं। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। यहां एग्जाम में 1000 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहां पर अमाउंट ऑफ प्रीमियम आपका। अब देखिए यहां लिखा है मैंने एट पार, तो क्या पता लग गया, डिबेंचर इशू किस पर हुए हैं, एट पार पर। कॉमा लगा के लिख रहा हूं, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 years, जर्नलाइज। आपने डिबेंचर इशू करे हैं और जर्नल एंट्री डालनी है, पार पे इशू करे हैं, पार पे लौटाने हैं। तो कौन सा केस हो गया बेटे, केस नंबर 1, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या यहां पर डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम के प्रोविजन की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि जब भी रिडम्पशन किस पे लिखा आएगा, एट पार, तो आपको कोई प्रोविजन नहीं बनाना। यानी इस क्वेश्चन के आने पर एक तरीके से हम इशू के चैप्टर में इस लाइन को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे और बस सिंपल एंट्री बना देंगे, डिबेंचर जब किस पे इशू होते हैं, पार पे। अब बाय डिफॉल्ट बताओ, एप्लीकेशन मनी सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर होगा या अलॉटमेंट पे भी होगा? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं एप्लीकेशन की एंट्री लगूंगी, अलॉटमेंट की लगूंगी, या एप्लीकेशन अलॉटमेंट ज्वाइंट लेंगे? क्योंकि जब कुछ नहीं लिखा होता तो सारा अमाउंट किस पर मान लिया जाता है, सारी की सारी मनी किस पे मानी जाती है, एप्लीकेशन पे मानी जाती है। अब एप्लीकेशन मनी किस पे डिपेंड कर रही है, आपने इशू किस पर करा है, पार। पार मतलब फेस वैल्यू मतलब 100 रुपए, मेरे क्वेश्चन में 100 है, 500 भी हो सकती थी। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फॉर्मूला बताता हूं, पहले पढ़ा चुका हूं, दोबारा पढ़ा रहा हूं। नंबर इनटू इशू प्राइस, भूलना नहीं है फॉर्मूले को। जल्दी से नंबर पढ़ लो, क्वेश्चन में कितने हैं, 10,000। इशू प्राइस क्या है, पार। पार मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्वेश्चन में 100 है, तो 10,000 इंटू 100 कितना हो गया, 10 लाख। तो एंट्री बन गई, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 10 लाख रुपए। दोबारा बोलूं, सेकेंड एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ये तो ऊपर वाले फॉर्मूले से लेना है या ऊपर से लेना है अमाउंट, इसको तो दोबारा बताऊंगा नहीं मैं, फिर भी फॉर्मूला लिख देता हूं। यहां लगता है नंबर, ये भूलोगे नहीं तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नंबर इनटू इशू प्राइस, और डिबेंचर किससे चलते, वेरी गुड, नंबर इनटू
फेस वैल्यू से। और अभी आपके डिबेंचर की सबसे बढ़िया प्रेजेंट एग्जांपल में क्या बात है, 10,000 डिबेंचर है, इशू प्राइस भी 100 रुपए है और डिबेंचर की फेस वैल्यू भी कितनी है, 100 है, और इशू भी 100 पे करा था, तो 10 लाख आ जाएगा यहाँ पर। और एंट्री क्या हो गई, खत्म, और आंसर हो गया पूरा। आपने रिडम्पशन किस पे करनी थी बेटे, पार पे। अगर रिडम्पशन पार पे करनी थी तो आपको किसी भी तरह का लॉस नहीं हो रहा है, तो बस आंसर को यहां छोड़ दीजिए। दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं, ऊपर वाले की नरेशन होगी बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव, नीचे होगी डिबेंचर एप्लीकेशन ने ट्रांसफर डिबेंचर अकाउंट। कुछ नहीं लिखने की जरूरत, पार प्रीमियम कुछ नहीं, सिंपल एंट्री डाली है बस नरेशन। क्लियर है ये, क्लियर है सबको ये। मैंने यहां पर किसको बॉदर नहीं करा, रिडम्पशन की कंडीशन को बॉदर, क्योंकि वो रिडीमेबल एट आ रहा है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये ऊपर देखना पड़ेगा आपको। अब पहली बात तो आप ये बताओ कि मैं सेकंड केस पे जा रहा हूं, क्या मैं उसके लिए क्वेश्चन दोबारा लिखूं, या मैं दोबारा लिखूं तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है, आपको कंफ्यूजन भी ज्यादा होगी। इस क्वेश्चन में अगर मैं कलर चेंज कर रहा हूं, या रिडीमेबल एट पार लिखा है ना, अगर इस क्वेश्चन में मैं क्या लिख दूं, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%, तो ये कौन सा केस बन जाएगा, पढ़ के बताइए। इशूड किस पर है, पार पे, लेकिन रिडम्पशन किस पे हो रही है, प्रीमियम पर। और ऊपर वाला केस कौन सा है, इशू किस पर है, पार पे, और रिडम्पशन भी किस पे हो रही है, पार पे। दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं, एक लाइन बोलूंगा, सब बच्चे पकड़ लेने एक बारी में, क्वेश्चन का आंसर दे देना पहले। इसको ऐसे कर लेते हैं, इससे आसान भी हो जाएगा लिखना। अब ठीक है, एक बारी का एक बात का आंसर दे दो, सेकंड केस में रिडम्पशन पार पे या प्रीमियम पे है, थोड़ा जल्दी बोल दो यार प्लीज। रिडम्पशन प्रीमियम पे है, क्या आपको लॉस होगा, इस बात का आंसर दे दीजिए। लॉस होगा, कितने डिबेंचर हैं और 5% का प्रीमियम है, 5% रुपयों में कितना आ जाएगा, 5 रुपया, तो 10,000 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 50,000। 50,000 का आपको प्रोविजन चाहिए इस प्रीमियम की वजह से, इस प्रोविजन का शॉर्ट नेम है डीआरपी, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना, जब रिड्यूल एट प्रीमियम वाला क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है, रिडम्पशन किस पे, प्रीमियम पे, इसको हाथ रख लेना, इसको छुपा लेना। इशू किस पर है, पार पे, पहले आप इशू की एंट्री डाल देना जिसके ऊपर डली हुई है, डल गई इशू एट पार की एंट्री। अगर मेरे हाथ के नीचे क्या निकलता है, इशू एट पार, फिर तो ये आंसर है। लेकिन अगर मेरे हाथ के नीचे क्या निकलता है, तो इस प्रीमियम की वजह से इस सेकंड एंट्री में एक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, किस नाम से, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम के नाम से। बस ये चेंज है। आप अभी तक घर में ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे, ये वाला कौन सा, सिंपल बैंक डिबेंचर एप्लीकेशन एंड पार वाला क्वेश्चन कर रहे थे। आज सिर्फ हमने क्या जोड़ दी, रिडम्पशन की कंडीशन। अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम लिखा आ जाए तो सेकंड एंट्री में फ्यूचर के लिए प्रोविजन बनाना है, बस दैट्स इट, यही हमें करना है इस पूरे टॉपिक के अंदर। दोबारा बोलूं क्या कॉन्सेप्ट है, क्या करेंगे, लिखते हैं इसको, यहां पर डाल दो आप टू डिबेंचर रिडम, पूरा लिखता हूं मैं, फिर बाद में आपको दिक्कत होगी नोट्स में। टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट, कितने रुपए से बेटे, 50,000 से। सबको समझ आ रही बात, यार ये 50,000 एक्स्ट्रा देना
आपकी कंपनी के लिए लॉस भी तो है। तो डेबिट में अपने आप स्टूडेंट को क्या खोलना पड़ेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये मैंने पहले नहीं बताया था, वो पहले बताना पॉसिबल भी नहीं था। जितना आपने 50,000 रुपए किस में रखा, प्रोविजन में, ये तो फ्यूचर में यूज होगा आपने कहा था, लेकिन 50,000 एक्स्ट्रा देना कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। तो डेबिट में एक अकाउंट खोलेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जब डेबिट में 50,000 लिखोगे तभी तो डेबिट क्रेडिट बराबर बैठेगा, 10 लाख 50,000 और 10 लाख। वरना अगर ये 50,000 में डेबिट नहीं करूंगा तो ये क्रेडिट टोटल 10-50 हो जाएगा, डेबिट कितना रह जाएगा 10 लाख। वो 10-50 कैसे होगा, जब मैं यहां पर 50,000 रुपए डालूंगा। इसका मतलब रूल बनता है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम दोनों मजनू लैला। मतलब अगर डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम आएगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि वहां लॉस ना आए, दोनों साथ साथ चलेंगे, लैला मजनू। तो भैया ये लॉस हो गया, ये डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम हो गई लैला, और ये लॉस हो गया मजनू। तो ये लैला मजनू साथ साथ चलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अगर ये रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो ये करना है। मैंने क्या करा, मैंने फर्स्ट आंसर में ही स्क्वायर्ड कर दिया। क्यों कर दिया बताओ, क्योंकि दोनों केस में कोई फर्क है ही नहीं। अगर रिन्यूअल एट पार होता तो मैं रेड वाली लाइन नहीं लिखूंगा, अगर रिन्यूअल एट प्रीमियम है तो ये लाइन ऐड कर दूंगा मैं। नहीं समझ आ रही बात, या मैं दोबारा से एंट्री लिख के दिखाऊं ये चीजें, समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं। मैं एक ही एंट्री के अंदर दो केस साथ में बता रहा हूं। अब आप बस इतनी बात समझो, अगर ये रिन्यूअल एट पार होता तो रेड लाइन हटा दो, जो रेड लाइन से दो अकाउंट खोले हैं सेकंड एंट्री में, और रिन्यूअल एट प्रीमियम है तो ये जोड़ दो। बस यही करना है पूरे टॉपिक में। अब ये इशू किस पर था, टॉपिक पार पे। अब टॉपिक नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, इशू किस पर हो रखा है, प्रीमियम पर, और रिडम्पशन किस पर है, पार पर। इशू प्रीमियम पे करा, रिडम्पशन पार पे है। अब आपके हाथ के नीचे क्या निकलेगा, पार। क्या लॉस की जरूरत पड़ेगी, लॉस और डीआरपी की। इस आंसर को मैं जो सॉल्व करने जा रहा हूं इसमें क्या मैं डीआरपी लॉस खोलूंगा, नहीं खोलूंगा, क्योंकि रिडम्पशन किस पर है, पार पे, उसको छोड़ दूंगा मैं। अब मैं बस नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, प्रीमियम वाला क्वेश्चन बना लेते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 9% debentures of ₹100 each at premium of 10%, redeemable at par after 5 years. रिडम्पशन किस पे है बेटे, पार पे। तो जो डीआरपी लॉस है बेटे उसको भूल जाओ, सिंपल इशू की एंट्री करो। भाई पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या फॉर्मूला बताया था अभी इसका, नंबर इनटू में इशू प्राइस। इशू प्राइस बोल दो क्या है, इशूड एट प्रीमियम। तो प्रीमियम पे क्या फॉर्मूला बनता है इशू का, फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितनी फेस वैल्यू है 100, प्रीमियम कितना है 10%, 10 रुपया। तो इशू प्राइस कितनी आ गई 110। तो 10,000 डिवेंचर है, 110 रुपए पे इशू हुए हैं, कितना अमाउंट आ जाएगा भाई 11 लाख रुपया। नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 11 लाख
टू 9% डिबेंचर अकाउंट। यार डिबेंचर अकाउंट का फॉर्मूला बोल दो क्या था? वेरी गुड, ये था नंबर इनटू फेस वैल्यू और ये था नंबर इनटू इशू प्राइस। इसी में ही सारा राज छुपा हुआ है। यहां 10,000 को 110 से गुणा करना है, यहां 10,000 को 100 से गुणा करना है फेस वैल्यू से। कितना हो जाएगा भाई? 10 लाख। और मेरा बेटा ये जो 10 रुपए इस इशू प्राइस में एक्स्ट्रा है, ये इशू का प्रीमियम है। इशू के प्रीमियम को क्या लिखते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1000, आई एम सॉरी 10,000 डिवेंचर है, 10 रुपए का प्रीमियम है, 1 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जुड़ गया और आंसर खत्म हो गया। क्योंकि रिडम्पशन किस पर है? पार पे, तो आंसर खत्म हो गया। दोबारा बोलूं, लेकिन अगर इसी में मैं क्या कहता, इशू किस पर है? प्रीमियम पर, और रिडम्पशन भी किस पर है? अगर किस पर, तो पहले मैं क्या करूंगा? पहले मैं क्या करूंगा? इसको छुपा लूंगा। इशू किस पर है? पहले आंसर सॉल्व कर लूंगा। ऐसा हो गया इशू प्रीमियम का आंसर सॉल्व। अगर हाथ के नीचे क्या लिखी कंडीशन रिडम्पशन की? एट पार, तब तो यही छोड़ दूंगा। इशू किस पर है? सॉल्व कर लिया आंसर। नीचे क्या निकला? पास, तो छोड़ दो आंसर। दोबारा बोलो, लेकिन अगर कंडीशन क्या निकली? इशू है प्रीमियम पे, पहले सॉल्व कर लो प्रीमियम के हिसाब से आंसर। हाथ के नीचे क्या निकला अगर, तो 2 अकाउंट जोड़ने पड़ेंगे। यानी केस नंबर 4 में रिडम्पशन एट प्रीमियम लग जाएगा ना। ये एंट्री सेम रहेगी। क्या खोल दूंगा भाई यहां पर? टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम 50,000, और यहां क्या जोड़ दूंगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000। ये इसलिए जोड़ दिया क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पे आ गई, तो ये जोड़ देना दोनों अकाउंट। अगर रिडम्पशन पार पे, तो दोनों को मत जोड़ना। अकाउंट्स बहुत आसान है, लेकिन अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट इतने डिफिकल्ट होते हैं कि उसको बच्चे के दिमाग में रूट करना इतना मुश्किल है, उनको प्लांट करना बहुत मुश्किल है। सब मतलब आप ऐसा सोचिए ना, एक बार एक इमेजिन करके देखो कि अगर आपको ये 1 घंटे की मैं स्टोरी ना सुनाता ऊपर वाली, तो आपको ये पता ही नहीं लगता कि डीआरपीएल लॉस क्यों डाल रहे हैं। तो अकाउंट के कॉन्सेप्ट सुनने के बाद अकाउंट्स आसान हो जाती है, लेकिन अकाउंट बहुत वास्ट है। यहां पर डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम का अमाउंट मेरे क्वेश्चन में सेम रहेगा। नहीं, वो किसी क्वेश्चन में 20 भी हो सकता है। नहीं, हाँ हो सकता है दैट। नहीं, इशू का जो ये कह रहे हैं आप कि इशू पे मैंने कितना प्रीमियम लिया, रिडम्पशन का प्रीमियम 10 जरूरी नहीं है, रिडम्पशन का प्रीमियम 5% भी हो सकता है। मैं रिडीमल एट प्रीमियम कितना मान के चल रहा हूं? 5%। ऐसा भी हो सकता है इशू का, ये कह रही है सर इशू का प्रीमियम 10 है तो रिडम्पशन भी 10 ले लेंगे। नहीं बताया होगा वो। मान लो इशू डिस्काउंट, इशू है, इशूड है 20% प्रीमियम है, रिडीमल एट 10% प्रीमियम लिखा सकता है। इशूड एट 30% प्रीमियम, रिडीमल एट 15% प्रीमियम लिखा सकता है। इशूड एट 8% प्रीमियम, रिडीमल एट 4% प्रीमियम। हाँ, पर जनरली वो होगा नहीं ऐसा ना, उसे हमें कुछ नहीं देखेंगे। ज्यादा हो कम हो, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, पर जनरली होता नहीं ऐसा। कंपनी इतना प्रीमियम देती नहीं ना, जितना गेन नहीं उससे ज्यादा नुकसान उठाएगी ऐसे कंपनी, इसलिए प्रीमियम जनरली रिडम्पशन का इशू वाले से कम ही होता है। ये समझ आ गया हो तो चलें आगे। अब कौन सा केस आएगा? केस नंबर 5। आपने इशू किस पर करा होगा? डिस्काउंट पे। और रिडम्पशन किस पे होगी? तो भाई रिडम्पशन पार पे है, तो क्या नहीं खोलना? क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 9% debentures of ₹100 each at a discount of 10%, redeemable at par after 5 years.
अब रिडीमेबल एट पार लिखा हुआ है ना, तो आप वो दो अकाउंट मत खोलना जिसकी बात हो रही थी। फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या फॉर्मूला था इसका, नंबर इनटू इशू प्राइस। इशू प्राइस कौन सा केस चल रहा है जल्दी बता दो, डिस्काउंट। डिस्काउंट का फॉर्मूला बोल दो, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। फेस वैल्यू कितनी है 100, 10% डिस्काउंट है, दैट इज 10%, 10 रुपीज हो गया। कितनी इशू प्राइस आ जाएगी 90। 10,000 इंटू 90 कितना हो जाएगा 9 लाख। टीचर की टेक्निक को पकड़ना होता है, घर जाकर के पढ़ना पड़ता है 12वीं क्लास में, नहीं पढ़ोगे तो भाई कोई मदद नहीं कर सकता। आप विश्वास करो 11 12 के अकाउंट जिसको 100% आती है ना, वो राजा होता है फ्यूचर के लिए, क्योंकि हमारे को पता है कि जो आगे एडवांस अकाउंट्स है ना, वो सारे 11 12 के अकाउंट जिसको बढ़िया आती है ना, उसको पानी की तरह समझ में आ जाती है। चाहे अकाउंट्स हो, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग हो, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, कुछ चीजें डिफिकल्ट होती है, मैं नहीं कह रहा नहीं होती है, लेकिन बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स समझ में आ जाती हैं जब आप किसी हाई लेवल के अकाउंट्स पढ़ोगे तो। क्योंकि 5 ही चीजों से डील करना है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस से, उन्हीं से रिलेटेड सारे 11 12 में पढ़ रहे हैं। तो नया क्या आना है, नए नाम नए आने, बेसिक तो यही रहना है। क्या फॉर्मूला था इसका, नंबर इनटू इशू प्राइस। इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर इनटू, तो यहां 10,000 इंटू 90 करना पड़ा, यहां 10,000 इंटू 100 करेंगे, कितना हो जाएगा 10 लाख। क्या डेबिट हो जाएगा कनक, बोर्ड पे देखो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। 10,000 डिवेंचर है, 10 रुपए का डिस्काउंट है, 1 लाख रुपए डेबिट हो गया डिस्काउंट के अंदर। रिडम्पशन पार पे है ना अगर, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन अभी कनक रुको 2 मिनट, लेकिन इसमें अगर क्या केस लग जाए, इशूड एट, डिस्काउंट तो चल ही रहा है, रिडम्पशन किस पे आ जाए, प्रीमियम ऑफ 5% ले लेते हैं, तो सेम 10,000 डिवेंचर है, 5 रुपए का प्रीमियम है, कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, इसी एंट्री में क्या खोल देना अगर रिडम्पशन एट प्रीमियम आ जाए तो डिवेंचर रिडम्पशन प्रीमियम, बट एब्रीविएशन यूज मत करना, पूरा पूरा लिखना, बोर्ड वाले इसके मार्क्स काट लेते हैं। और डेबिट में क्या खोलना पड़ेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 50,000। और अगर रिडीमेबल एट पार होता तो रेड लाइन मत डालो, दोनों अकाउंट मत खोलो, और रिडीमेबल एट प्रीमियम तो 2 लाइन डाल दी पड़ेंगी। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, छठे केस पे चल रहे हैं हम लोग। अब मेरी बात को सुनना, सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। रणबीर, हाँ जी सर। ध्यान से सुनना आखिरी लाइन। हाँ जी सर। सारे बच्चे देखें स्क्रीन पे। ये डिस्काउंट देना भी कंपनी के लिए क्या होता है भाई, एक तरह का, ये डिस्काउंट देना भी कंपनी के लिए एक तरह का लॉस है। और डिबेंचर और शेयर्स में सारे लॉसेस किस नेचर के होते हैं, कैपिटल नेचर का लॉस होता है। और ये जो आप एक्स्ट्रा मनी दे रहे हो, ये भी आपका क्या है, ये भी लॉस है कैपिटल नेचर का। ठीक है, ये सुनना मेरी बात को ध्यान से, इस एंट्री को कैसे करना है, छठे केस की बात है बस, ये छठे केस में जब डिस्काउंट भी आ रहा हो, और इस डिस्काउंट को काट देना आंसर से। सुन लो पहले क्या बोला है, डिस्काउंट काट देना और लॉस की वैल्यू को 1.5 लाख रुपए कर देना। यानी वो कह रहे हैं भाई,
जब डिस्काउंट भी तेरा लॉस है और जो तू नीचे लॉस खोल रहा है ये भी तेरा लॉस है, तो डिस्काउंट को अलग से दिखाने की जरूरत। तो इसका मतलब इस लॉस के अंदर किसको मर्ज कर देंगे हम, इसमें हम प्लस कर देंगे किसको, डिस्काउंट की वैल्यू किसी में प्लस कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 9 लाख, लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1.5 लाख। और इस केस को हम कहते हैं डबल लॉस। डबल लॉस कैसे, 1 लाख रुपए डिस्काउंट का लॉस, 1 लाख रुपए डिस्काउंट का लॉस और 50,000 ये तो डिस्काउंट दिया था आपने, और ये डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम के से लॉस हो रहा है, तो डबल लॉस हो गया। कितने रुपए का केस हो गया है लॉस का, 1.5 लाख का लॉस हो गया। तो लॉस को आप 1.5 लाख कर देंगे, डिस्काउंट काट देंगे। ये केवल छठे केस में प्रॉब्लम आएगी। पर सीबीएसई का आंसर की जब आती है बोर्ड के पेपर की, तो उसमें डिस्काउंट अलग लिखा होता है और लॉस अलग, और लॉस जोड़ करके, यानी दो टीचर को बता रही होते जिस बच्चे ने अलग अलग लिखा हो उसको भी मार्क्स देने, और जिसने दोनों को मर्ज कर दिया हो उसको भी मार्क्स देने। स्कूल में टीचर आपको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, स्कूल वाला तो बोलेगा लॉस ही चाहिए मुझे, अलग अलग नहीं चाहिए दोनों, प्रेफरेबल, क्योंकि यही है 1.5 लाख वाला केस। और यहां करके टॉपिक खत्म हो जाता है। पूरा इशू का टॉपिक है, जहां मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं। 3 क्वेश्चन दिखाऊंगा, एक थर्ड वाला चल रहा है, छठा केस ये वाला, दूसरे में, चौथे में, छठे में केस में। देखो मैंने क्या लॉस ऐड करा हुआ है, लॉस और डीआरपी, लॉस और डीआरपी मजनू ऐड करे हुए। कब कब करे थे ये, जब जब रिडम्पशन प्रीमियम पे आई थी। किस किस केस में करने की जरूरत पड़ी थी मुझे ऐसा, केस नंबर 2 में रिडम्पशन एट प्रीमियम था, केस नंबर 4 में था, और केस नंबर 6 में था। उन्हीं में जोड़ा है देखो मैंने। अब जो आप घर जाकर कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपके क्वेश्चन के अंदर, मतलब आपके आंसर में घर में, ये केस नंबर 2 का सॉल्यूशन है। अब रिडम्पशन एट प्रीमियम वाला सॉल्यूशन है नहीं है, अगर इसको पार वाला बनाना तो क्या करूंगा मैं, रेड लाइन हटा दोगे तो पार वाला बन जाएगा यार। सेकंड केस कौन सा सॉल्व है बोर्ड पे, ये वाला केस नंबर 4, क्योंकि रिडम्पशन किस पर हो रही है, प्रीमियम पर। और ये वाला लास्ट केस कौन सा सॉल्व है, केस नंबर 6, जहां रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रही है। अगर इनको पार पे दिया होता तो सीधो में काउंट हटा देना, पार पे आ जाएगा क्वेश्चन। फिर आंसर घर जाकर करोगे कैसे आज होमवर्क में, पहले आप नॉर्मल एंट्री कर लेना, अगर रिन्यूअल पार हो तो वहीं छोड़ देना, अगर रिन्यूअल प्रीमियम हो तो 2 अकाउंट ऐड कर देना, बस इतना से करना है घर जाकर।